पढ़ना है हम लोगों को बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स पॉलीक्रोमैटिक लाइट, है ना। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स पॉलीक्रोमैटिक लाइट। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स पॉलीक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। तो पॉलीक्रोमैटिक लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट जिसमें कम से कम दो कलर यानी दो वेवलेंथ हो, ऐसे ही लाइट को पॉलीक्रोमैटिक लाइट कहा जाता है। यानी इन दिस केस डिस्पर्शन भी हो जाएगा, है ना। भाई पिछले बार क्या था, जब मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है तो एक ही कलर होता है, जब प्रिज्म से पास करेंगे तो एक ही कलर बाहर आएगा, जो अंदर डाला जाएगा वही बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपना एग्जांपल लें, हमने आपको बताया था अपने यहाँ जो पॉलीक्रोमैटिक लाइट का एग्जांपल है वो है वाइट लाइट। तो अगर ये प्रिज्म है ABC और अगर मैं इसके अंदर एक वाइट लाइट डाल रहा हूँ, तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, इस पे ये आ रही थी और इससे क्या हुआ, ये यहाँ पे 7 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 कलर्स भी है। और यहाँ पे है स्क्रीन, ठीक है। तो ये कौन कौन से कलर्स हैं अभी आपको बताते हैं, जैसे पता ही होगा बचपन से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग मतलब 12 तक भी आ जाते हैं लेकिन उनको सही से ये डिस्पर्शन शो करना नहीं आता, तो कृपया गलती ना करें। कुछ लोग बहुत ही क्रांतिकारी लोग होते हैं, कहेंगे ये आया ये प्रिज्म, ये अंदर घुसी लाइट, अब यहाँ 7 कलर हो गई, मतलब अचानक से मन आ गया लाइट का, यही से 12 छूट गया। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक। कृपया अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे लाइट यहाँ एंटर करती है उसी वक्त प्रिज्म अपना काम कर देता है। प्रिज्म क्या, ये प्रिज्म का नेचर नहीं है। मैं आपको ये बात बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ईमानदारी से और बहुत आराम से आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये प्रिज्म का काम नहीं है कि ये 7 कलर में टूट गया, ये मटेरियल का नेचर है कि ये कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होता है वो अलग अलग कलर को अलग अलग दिशा में मोड़ता ही मोड़ता है, ठीक है। मुझे याद आ रहा है क्लास 10th में बहुत अच्छा एक सेलेना बुक में एग्जाम्पल दिया गया था। ये ग्लास स्लैब थी, ठीक है। आप क्या पढ़े होंगे, मैं याद दिला रहा हूं आपको। ये जब आप पढ़े होंगे ऐसे कि लाइट ऐसे आई तो लाइट थोड़ा अंदर ऐसे डेविएट होती है, उसके बाद क्या होता है, लाइट ऐसे बाहर निकल जाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, राइट। ये बहुत अच्छे से याद होगा आपको, है ना। तो ये कब था, जब लाइट कैसी थी बेटा, मोनोक्रोमैटिक थी। जब मोनोक्रोमैटिक लाइट होगी तो लाइट जैसे डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसे ही बाहर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अल्टीमेटली इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में कैसे हो जाती है, पैरेलल में। किंतु अगर यही चीज इमेजिन करिए, ठीक है, कि ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट होती, समझे, ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट होती तो ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये नॉर्मल है, ये 7 कलर यहाँ कटा, मतलब पॉलीक्रोमैटिक की जगह ये क्या है, कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो ये 7 कलर में यही टूट जाती, 3 4 5 6 समझ गए, ओके। सबसे कम जो देखिए, अभी आप देखिए मैं रिजेम्बलेंस दिखा रहा हूं आपको, ये मतलब समझ रहे बेटा, मतलब ये प्रिज्म का गुण नहीं होता कि लाइट को वो 7 कलर में तोड़ देता है, ये मीडियम का ही नेचर है। जब भी लाइट मीडियम के अंदर जाएगी तो मीडियम
का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हो जाता है। भाई कॉची रिलेशन मैं पढ़ा चुका हूँ, याद है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है और डेविएशन अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग होता है, हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि अगर हम इन दोनों रिलेशंस को, मतलब ये वाला रिलेशन एक आपने पढ़ा और एक रिलेशन आपने ये पढ़ा, आपने दोनों को मर्ज किया तो आपने क्या पाया कि डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट? यानी कि डेविएशन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है किसी कलर का तो उसका डेविएशन कम होगा, अगर किसी कलर का वेवलेंथ कम है तो उसके लिए डेविएशन ज्यादा होगा। तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद देखिए, ये एक डेविएशन हुआ, इसी को डेविएशन कहते हैं, है ना, इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन। और एक डेविएशन तुम्हारा ये है, कौन बड़ा है? ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है? तो बड़ा डेविएशन किसमें होना चाहिए? जिसका वेवलेंथ कम से कम। तो विबग्योर में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है, यानी ये वाला जो डेविएशन है वो किस कलर का है? सिंपल, ठीक है? और ये जो सबसे कम डेविएशन है, सबसे कम डेविएशन किसका होगा? जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। समझ में आया बेटा? अब मुझे आप बताओ ये 7 हमने कलर निकाले यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7। बताओ ये वाला कलर कौन सा है? हैं? ये कौन सा कलर है? वायलेट, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा अपने इनिशियल पार्ट से धक्का यही खाया है। देखो वायलेट अपने इनिशियल पार्ट से सबसे ज्यादा खिसकता है वो सबसे कम अपने नहीं समझ पा रहे हो क्या? देखो ये इनिशियल डायरेक्शन है, सबसे कम वाला कौन है? ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नहीं समझ में आया? तो ये समझ में आ गया ना? तो प्रिज्म कोई खास काम नहीं कर रहा है, ठीक है? बस अब यहाँ दिक्कत क्या होती है कि अगर यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से लोग समझाते नहीं। अदरवाइज ये जब पूरा हो जाए, मैं पूरी बात बता रहा हूं, पूरा हो गया मान लो, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ये रेस जब ऐसे आएंगी ऐसे, समझ रहे हो आप? ऐसे। अब जब ये बाहर निकलेंगी तो सब पैरेलल निकलेंगी, मतलब इनिशियल डायरेक्शन के, समझे? पहले पढ़ा ये वायलेट निकला और ये रेड निकला। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर? चलो मैं अपने वापस टॉपिक पे आता हूँ, ये हटा देता हूँ इसको, ठीक है? तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा? हमने कई सारी चीजें सीख डाली। सबसे पहली चीज हमने ये सीखी कि जब व्हाइट लाइट को हम किसी भी मीडियम की बाउंड्री पर ऑब्लिकली इंसिडेंट कराते हैं तो उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं उन कलर्स को उस प्रिज्म का मटेरियल अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन में मोड़ देता है, जिससे क्या होता है जब वो लाइट बाहर निकलती है तो हमें एक स्पेक्ट्रम 7 कलर का पैटर्न दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम जानते हैं ना? जब कई सारी वेव्स को उनके घटते या बढ़ते वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये क्या है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है? स्पेक्ट्रम का यही मीनिंग होता है। जब कई सारी वेव्स को उनके घटते या बढ़ते हुए ऑर्डर में, वेवलेंथ के घटते या बढ़ते ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया जाता है, दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जो पैटर्न हमने लिखा उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है? ये विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है, मुझे दिखाई देता है इसलिए विजिबल स्पेक्ट्रम नाम दे दिया गया, ठीक है? तो एक चीज तो हमने यहाँ पे जो बताई वो ये है कि in this case deviation with dispersion takes place,
डेविएशन विद डिस्पर्जन टेक्स प्लेस। डेविएशन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, ये प्रिज्म है और यहाँ पे हो रहा है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द प्रिज्म। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगली बात जो है वो क्या है कि प्रिज्म का मटेरियल अलग अलग कलर के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन क्रिएट करता है। मतलब अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन पे कलर्स को या लाइट को मोड़ देता है। तो मटेरियल रीजन, क्या रीजन है? रीजन है मटेरियल ऑफ प्रिज्म deviates the colors different colors, different colors at different angles of deviation। ठीक है, और कैसे करता है? दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। तो तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर वायलेट एंड मिनिमम फॉर। इसी वजह से डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड कलर के हैं, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं और डेविएट कम होते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है, ये तो क्लास 10th वाला स्टैंडर्ड का चीज हो गई। इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो है प्रिज्म का फैल जाना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पढ़ना है, मेन चीज जो है वो है कि दो चीजें हैं। पहला कि प्रिज्म में जब डिस्पर्जन होता है तो कितना दूर तक ये शीशा लेजर फैलता है। हाँ, ये शीशा लेजर, हाँ रेनबो जो है वो कितना दूर तक, इसको बोलते हैं जितना ज्यादा ये फैलेगा इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, यानी स्पेक्ट्रम कितना चौड़ा बनेगा इस बात का मेजरमेंट होता है एंगुलर डिस्पर्जन। और प्रिज्म कितना चौड़ा बना सकता है उसकी कैपेसिटी को कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। कंफ्यूज मत होइएगा, दो टर्म है और दोनों का मीनिंग अपना अलग अलग है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन बने बनाए पैटर्न के फैले हुए फॉर्मेट, मतलब फैलने के मेजरमेंट को कहते हैं। मतलब स्पेक्ट्रम कम फैला है, कम जगह में फैला है, एंगुलर डिस्पर्जन कम हो गया। ज़्यादा जगह में फैला है, एंगुलर डिस्पर्जन ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? साइड में करो। अब बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर की। तो डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के मटेरियल की पावर होती है। यहाँ मैंने बहुत शब्द जोड़ा है प्रिज्म के मटेरियल का। ठीक है, प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म का नहीं बोला जाता, प्रिज्म के मटेरियल का बोला जाता है। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि वो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है, अगर वो डिस्पर्सिव पावर हाई है उसमें तो वो ज़्यादा फैलाएगा, प्रिज्म ज़्यादा फैला के बनाएगा पैटर्न को। आई बात समझ में? अगर डिस्पर्सिव पावर कम है तो कम फैलाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है ये तो मैंने समझा दिया। अब इसका फॉर्मूला अगर हम बता दें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, है ना। चलिए, तो एक चीज जो साफ साफ दिख रही वो ये है कि जो वायलेट कलर का डेविएशन है वो सबसे ज्यादा है, जो रेड कलर का डेविएशन है वो सबसे कम है। अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दिया जाए तो इसी को कहते हैं क्या? एंगुलर डिस्पर्जन। आई बात समझ में?
यानी दो एक्सट्रीम डेविएशंस जो हैं, टू एक्सट्रीम्स हैं, एक वॉयलेट एक्सट्रीम है, एक रेड एक्सट्रीम है, ठीक है। तो वॉयलेट वाले पे मैक्सिमम होता है डेविएशन और रेड वाले मिनिमम होता है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन, क्योंकि एंगल है कि नहीं। लिखिए द एंगुलर सेपरेशन between two extreme colors, the angular separation between two extreme colors, ब्रैकेट में लिख लो violet and red, the angular separation between two extreme colors, ब्रैकेट में लिखो violet and red, ब्रैकेट close, in the visible spectrum produced by the prism, is called angular dispersion, तो आगे लिखिए, यहाँ से ऐसे लिखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थीटा इज इक्वल टू डेबर बी माइनस डेबर आर, बॉक्स बना के स्टार मार्क कर लीजिए। इसका जो एसआई यूनिट रहेगा, ठीक है, वो रेडियन रहेगा, एसआई यूनिट रेडियन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडिशनल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हमने कल डेविएशन का फॉर्मूला बताया, मतलब ये फॉर्मूला जो है वो स्पेशल केस है इसके लिए, फॉर थिन प्रिज्म के लिए ये एक स्पेशल केस है। सबको पता है कि डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, a इन ब्रैकेट म्यू माइनस वन, अगर आपको याद हो तो। याद है प्रिज्म फॉर्मूला में जब हमने कहा था थिन प्रिज्म होता है तो साइन हट जाते हैं, तो जो सॉल्व होता ही आता है। इतना तो आप भी अब समझ ही गए होंगे कि अलग अलग कलर के लिए डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। मैं जब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहा हूँ तब से मैं इस बात पे जोर बहुत दे रहा हूँ कि ये चीज़ें कलर के हिसाब से चेंज होती हैं। डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होते हैं, भी लिखा भी था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अगर आप वॉयलेट कलर के लिए लिखते हो तो डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर इज इक्वल टू ए तो प्रिज्म का एंगल है, ये तो बदलने से रहा, बताओ। हाँ, ये म्यू जरूर वॉयलेट के लिए हो जाएगा -1, और अगर आप इसको रेड, इसी फॉर्मूले को रेड के लिए लिख दो, रेड डेबर आर, है ना, इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू आर -1, कोई दिक्कत। अगर मैं यहां रखता हूं, ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन थीटा बराबर डेबर वी माइनस डेबर आर, वी गेट, क्या पाया हमने, थीटा इज इक्वल टू ए म्यू वी -1 माइनस ए म्यू आर -1, तो थीटा बराबर ए कॉमन हो जाएगा म्यू वी माइनस, गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहाँ पे कभी कभी होता है, जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में इस बात का जिक्र किया ही जाए कि प्रिज्म थिन था। डायरेक्टली हो सकता है आपको वैल्यू ही दे दी जाए म्यू वी और म्यू आर की, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर एंड रेड कलर आर दिस एंड दिस if the angle of prism is 60 degree or prism is equiangular या symmetric prism, ठीक है। तो ऑब्वियस हो जाता है कि एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, यानी a की वैल्यू 60 हो जाएगी, a की वैल्यू 60 हो गई, म्यू वी म्यू आर दे दिया, क्या वैल्यू रख लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि प्रिज्म थिन है, डायरेक्टली ये वैल्यूज दे के भी एंगुलर डिस्पर्जन पूछा जाता है। आई बात समझ में, इतना कॉपी कर लीजिए फटाक से। एक सवाल बताइए, क्या ये एंगुलर डिस्पर्जन जो है, क्या ये एंगल ऑफ प्रिज्म में डिपेंड कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। यानी ये एंगल ऑफ प्रिज्म में डिपेंड करता है। मैं अभी इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम जब डिस्पर्सिव पावर पढ़ाएंगे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए
टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आपको अगर सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाए किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगुलर डिस्पर्जन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगुलर डिस्पर्जन, नंबर 1 refractive index directly proportional to angular dispersion, number 2 angle of prism A directly proportional to angular dispersion, ठीक है। दोनों ऐसे लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग बस शॉर्ट में लिखो फटाफट। पहला पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी एंगुलर डिस्पर्जन उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म है उतना ज़्यादा एंगुलर डिस्पर्जन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सिव पावर। हेडिंग डाल दीजिए डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर पढ़ते वक्त एंगुलर डिस्पर्जन के फॉर्मूले याद रखिएगा। चलिए, अभी आप सोच रहे होंगे बार बार इधर ही का हिस्सा लिख के मिटा रहे हैं, कारण है यहाँ पे भी बहुत कुछ आपको समझना बाकी, समझना शेष है, ठीक है। एक्चुअली येलो कलर का खेल आएगा, येलो कलर ये है येलो कलर, ब्लू कलर से ब्लैक कलर में लिखे हुए येलो कलर को हमने कलरफुल कर दिया है, ठीक है। अब आप ये समझिए इस येलो कलर को मीन कलर कहा जाता है। हाउ मीन वाला मीन नहीं, मीडियम वाला मीन है ना, तो ये इसको मीन कलर कहा जाता है, मीन कलर, ठीक है। काहे कहा जाता है इसका राज थोड़ी देर बाद खुलेगा, पढ़े जाग रहे हो। अब जो ये मीन कलर का डेविएशन यानी येलो कलर का जो डेविएशन होगा, इस येलो कलर के डेविएशन को हम मीन डेविएशन भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। अरे भाई जब तुम रेड वाले और वायलेट वाले को एक्सट्रीम डेविएशन कह सकते हो, हैं, चलो लिख दे रहे इसको, बुरा ना लगे, है ना। तो ये एक्सट्रीम डेविएशन, जब तुम येलो कलर सॉरी वायलेट और रेड को एक्सट्रीम डेविएशन कह सकते हो, तो येलो कलर को मीन डेविएशन भी तो कह सकते हो। अब तुमने इसको मीन मान ही लिया है, क्यों मान लिया वो बाद बताऊंगा। फिलहाल आप ये मानिए कि ये एक्सट्रीम वाले कलर हैं, तो इनके डेविएशन एक्सट्रीम डेविएशन, और जो मीन कलर है हमारा येलो, उनके जो डेविएशन वो मीन डेविएशन, ठीक है। तो अब भैया डिस्पर्सिव पावर को पहली बार डिनोट किससे करते हैं, और डेफिनेशन क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्पर्सिव पावर यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन ऑफ मीन कलर, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई? अभी कोई नोट नहीं करेगा, बताऊंगा। इस हिसाब से ये आपका बेसिक जनरल फंडामेंटल फॉर्मूला आ गया। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। तो यूनिट कतई नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी रेडियन होगा और नीचे डेविएशन भी एंगल ही होता है, तो ये भी रेडियन होगा, रेडियन से रेडियन रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या हो गया यूनिट। ये पहला डिफरेंस आ गया एंगल, दूसरा है ना, क्या पहला डिफरेंस हो गया डेफिनेशन, दूसरा डिफरेंस हो गया यूनिट है कि नहीं, है ना। चलिए एक और इसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि हमें याद है, क्योंकि थीटा बराबर अभी पढ़ाया गया था वैलेट कलर और रेड कलर के डेविएशन के डिफरेंस को कहते हैं, इसलिए ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, वायलेट माइनस रेड अपॉन येलो। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे स्पेशल केस की। स्पेशल केस में समझदार होंगे आप, ठीक है। स्पेशल केस, अगर प्रिज्म थिन है, अब अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो होगी नहीं, चलो बता देते हैं सीधे। देबर वी माइनस देबर आर, यानी थीटा जो आपने कैलकुलेट किया था वो ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर आया था, याद करो याद करो याद करो। और अगर आप येलो कलर के लिखते हो तो ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 लिखा जाएगा। गलत कह रहे कि ऊपर वाला भी अलग अलग लिख के फिर सॉल्व कर दे, ठीक है ना। हाँ, ए से ए लुढ़ीस हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस। इस फॉर्मूले में साफ साफ दिखाई दिया ए का ए से कट जाना अपने आप में इस बात को इंडिकेट करता है कि ओमेगा ए पे डिपेंड
लेकिन म्याऊ पे करता है, तो फॉर्मूले में म्याऊ है। आई बात समझ? ठीक। और लिखिए हेरेडिटरी डिस्पर्सिव पावर, बोल रहा हूं, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन to the mean deviation, the ratio of angular dispersion to the mean deviation produced by, the ratio of angular dispersion to the mean deviation produced by the prism, the ratio of angular dispersion to the mean deviation produced by the prism is called dispersive power of the material of the prism. ठीक है, कॉपी कर लीजिए साइड वाला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से लेके नीचे तक पूरा। चलिए आगे देखिए, कहीं डाले फैक्टर्स अफेक्टिंग, अभी बता रहे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्पर्सिव पावर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्पर्सिव पावर। देखिए, it depends on refractive index of the material of the prism only. It depends on refractive index of the material of the prism only. ठीक है, अब only को आप मिसअंडरस्टूड मत करिएगा, अर्थात अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है उन पे भी डिपेंड करता होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है तो ये भी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, नहीं समझे? ओके, चलिए कोई बात नहीं, इतने से काम चल जाएगा। क्लियर? अब सवाल उठता है भैया, हमारे विनायक जी ने पूछा अभी भी कि ये मीन कलर का है मानते हैं भाई, क्या लफड़ा है मीन कलर का? ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फॉर्मूला याद रखिएगा। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वॉयलेट और इंडिगो कलर्स यूज नहीं किए जाते। जब हम बात साइंस की करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स की करते हैं, फिजिक्स की करते हैं, तो हम लोग जनरली उन चीज़ों पे ज़्यादा, मतलब उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया करते हैं जिन पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो। तो वायलेट और इंडिगो कलर्स थोड़े से फीके फीके कलर होते हैं, इनमें एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या, आंखों में स्ट्रेन बहुत पड़ेगा अगर आप काम करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। इस वजह से नॉर्मली ये दो कलर्स हटा दिए जाते हैं, यानी जब हम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो नीचे के दो कलर कर दिए जाते हैं निगलेक्ट। जब नीचे के आप दो कलर कर दोगे निगलेक्ट तो बचेंगे कलर सिर्फ 5, और 5 में बीच का कलर येलो आ जाएगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आई। लेकिन अब यहाँ पे खेल हो गया, फॉर्मूलों में परिवर्तन हो गया, ठीक है। मतलब ये है कि अभी तक फॉर्मूलों में जहां जहां हम लोग वॉयलेट ले रहे थे, अब उनकी जगह ब्लू लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपने जितने फॉर्मूले अभी तक पढ़े, समझिएगा, भी कोई नोट नहीं करेगा। पहले आपने पढ़ा, सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा एंगुलर डिस्पर्जन का, थीटा बराबर डेबर बी माइनस डेबर आर। तो अब क्या करना पड़ेगा? डेबर बी करना। फिर इसी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर, वी की जगह बी कर लेते। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ओमेगा का, जिसमें थीटा अपॉन डेबर वाई जो था वो ठीक था, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ी नहीं है ना। फिर अगला फॉर्मूला जो हमारे पास आया ओमेगा का, वो आया डेबर वी माइनस डेबर आर अपॉन डेबर वाई, वी की जगह। फिर अगला फॉर्मूला हमें मिला ओमेगा का म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, वी की जगह।
ठीक है, क्लियर हो गया। कहानियाँ खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई। कभी कभी चीटिंग कर लेते हैं। ये मीन कलर है ना, तो समझने के लिए कहते हैं मीन कलर समझो। तो मीन कलर और बोलने का एक और एक्सपेरिमेंटल रीजन है कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर चाहते हैं और अगर आप रेड और ब्लू कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दे तो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मीन। ये मैथमेटिकल रीजन है। आई बात समझ में? मीन का मतलब यही तो होता है, एवरेज कर देना, ठीक है। और यही नहीं, कभी कभी एंगल ऑफ डेविएशन भी येलो कलर का नहीं देते। किसका किसका देते हैं? रेड का देते हैं और ब्लू का देते हैं। जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो येलो का आ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ? तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको वॉयलेट कलर का सिस्टम ना देके ब्लू कलर का दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का, वॉयलेट की जगह ब्लू लिख देने का, सॉल्व कर लेने का। अगर येलो कलर का नहीं दिया जा रहा है, ब्लू और रेड दिया जा रहा है, वॉयलेट या रेड दिया जा रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली काम चला देंगे। वैसे ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो ब्लू और रेड दिया जा रहा है तो आप दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो येलो का आ जाएगा। नहीं समझे? ठीक है ना? तो इसको एक जगह कहीं पे लिख लीजिए, मतलब मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखिएगा, स्टार बना के लिख लीजिए। बिकॉज इन एक्सपेरिमेंट्स dispersion is measured from red to blue only, because in experiments, dispersion is measured from red to blue only, red to blue only. That's why we can use the above formulas as follows. वो जो फॉर्मूले थे हमारे वो ये आ गए। यहाँ हम चाहो तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं अनचेंज्ड, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ पे हमने अलग से ब्रैकेट बना के अलग से जो नए फॉर्मूले हैं वो अलग से लिख दिए, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। लास्ट तक डिस्पर्सिव पावर कर लिया था। क्वेश्चन लिखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आता है। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास, accurately up to, calculate dispersive power of glass, accurately up to 3 decimal places, 3 decimal places from the following data, डेटा दिया है बेटा, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर फॉर रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर फॉर येलो कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर फॉर वायलेट कलर, इतना दिया है। और ये ISC ईयर 2010 यानी 2010 का क्वेश्चन है। कृपया सॉल्व करके बताएं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला आता होगा डिस्पर्सिव पावर का। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर येलो कलर -1, यही तो होता है। तो देयरफॉर वॉयलेट कलर के लिए 1.62 है, माइनस रेड कलर के लिए
स्मॉल आर में दिया था, हम कैपिटल आर में लिख ले रहे हैं। 1.60 है, येलो कलर के लिए 1.61 है, -1 है। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर 0.033 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, लिखिए अगला सवाल। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म, कैपिटल ए होता है ना, if angle of prism is made doubled, comma, then what will be the effect, on angular dispersion and dispersive power? Angular dispersion and dispersive power, बताइए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। एंगुलर डिस्पर्जन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्यूशन पे आते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन थीटा, फॉर्मूला अगर नहीं याद हो तो लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर होता है। तो इससे साफ क्लियर है कि एंगुलर डिस्पर्जन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपने ए को डबल किया है तो थीटा भी डबल हो जाएगा। ठीक है, हेंस एंगुलर डिस्पर्जन will be doubled, but dispersive power that is ओमेगा जो होता है वो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 होता है। इसमें ए का नामो निशान नहीं है। दैट इज, इट इज independent of A, hence dispersive power will be unaffected। जानबूझ के हमने एक प्रश्न दिया ताकि हमको ये आपको याद दिला सकें कि मतलब चेक कर सकें कि आप कितना याद रख पाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, आपने ध्यान नहीं दिया, दोनों फॉर्मूले पढ़ के गए, लिख के चले गए, ऐसा लगा दिमाग में मेमोरी कार्ड लगा है, सेव हो गया। बट प्रोसेस भी तो करना है, उसको समझना भी तो है। फॉर्मूला आपको आता है लेकिन आप फिर भी सही आंसर दे पाएंगे, इस बात में मुझे शक है। ठीक है, वो हमेशा से होता है, आपके लिए नहीं सभी के लिए। इस सही फॉर्मूले से सही कंक्लूजन निकाल पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। देखिए, जैसे पांडे जी से भी मैं पूछता हूँ, पांडे जी एक बहुत छोटा सवाल है, कोई नहीं बोलेगा, अगर कोई बोला तो हम बता रहे हैं, इसके लिए फिजिक्स का पेपर टपाएगा। R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अगर मैं v की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो r की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? r की वैल्यू बढ़ेगी ना। तभी मैं कह रहा था कि पांडे जी गलत बताएंगे। ठीक, सही फॉर्मूला होने के बावजूद भी आप सही तरीके से कंक्लूड कर पाएंगे, इस बारे में मुझे शक है, और हमेशा होता है आपके लिए भी और सभी के लिए भी। सही ज्ञान होना आवश्यक है। एक्चुअली ये गलत जवाब है। जब v की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करस्पॉन्डिंगली i की वैल्यू बढ़ती है, ताकि v अपॉन i का वैल्यू उतना ही रह सके, यानी कांस्टेंट रह सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, याद करिए। वंस अपॉन अ टाइम इन यूरेका इंस्टीट्यूट बाय अतुल तिवारी सर पढ़ाया गया था कि ओम्स लॉ होता है v प्रोपोर्शनल i। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल लगा के आता है कांस्टेंट r। ये फैक्ट है
कि कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले में पहले से प्रेजेंट बाकी सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। स्लो मोशन में सुनो, कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल लगाने के बाद एक जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट ऑलरेडी फॉर्मूले में जो चीज़ें मौजूद थी उन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब आर की वैल्यू वी और आई पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो अगर मैं वी बढ़ा भी दूंगा तो आर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ सही लिखा था लेकिन फिर भी आपने कंक्लूजन गलत निकाला। मतलब कभी कभी विश्वास उठ जाता है फिजिक्स क्वेश्चन, है ना। यार कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सवाल ज़्यादा किए जाएं। इस आखिरी मोमेंट पे सवालों पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। आगे अगला सवाल आईएससी ईयर 2006 से द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ अ मटेरियल फॉर रेड the refractive indices of a material for red, violet and yellow color. The refractive indices for a material of a material for red, violet and yellow color lights are 1.52, 1.62, 1.59. The refractive indices of a material for red color, violet color and yellow color lights are 1.52, 1.62 and 1.59 respectively. Calculate the dispersive power of the material. Calculate the dispersive power of the material. Full stop. If the mean deviation is 40 degree, if the mean deviation is 40 degree, what will be the angular dispersion produced? What will be the angular dispersion produced by a prism of this material? By a prism of this material. चलिए सॉल्व करिए। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही बड़ा आसान है। डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1, ये निकालना है। जब सॉल्व कर देंगे सारी वैल्यू तो 0.1695 आ जाएगा, ये आंसर होगा। ये आंसर आ गया ओमेगा का। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेविएशन फॉर येलो कलर, है ना, होता है। बेसिक फॉर्मूला होता है ओमेगा का, सबसे पहला फॉर्मूला। तो हमें थीटा चाहिए तो ओमेगा तो 0.1695 हो ही गया है, और थीटा चाहिए हमको, और डेविएशन फॉर येलो कलर है 40 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थीटा की वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ जाएगी 6.78 डिग्री। समझ गए? हो सकता है कुछ लोगों ने इस वाले पार्ट को थोड़ा लेंदी सोचा हो, ठीक है। अगला सवाल लिखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का, फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। ए पार्ट लिखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, the refractive index of crown glass for red and violet colors are 1.515. red and violet colors are 1.515 and 1.523 and 1.523.
respectively find the dispersive power of crown glass between these colors तो स्टॉप बी पार्ट लिखिए क्वेश्चन का if a crown glass prism produces a mean deviation of 40 degree comma what will be the angular dispersion question mark देखिए सोल्यूशन करते हैं अब ए पार्ट में बोला गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर एंड वॉयलेट कलर इज दिस एंड दिस डिस्पर्सिव पावर फाइंड आउट करना था बहुत आसान सवाल था डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है बात ना करें म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1 यहाँ पे एक चैलेंज ये आ गया कि चलो म्यू वी ठीक है म्यू आर भी है अपने पास म्यू आई नहीं है मैंने आपको बताया था म्यू आई निकालने के लिए म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 कर देना यहीं पे तो आपको दो जगह अलग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी पहली बात तो यही याद होना चाहिए कैसे करना है और दूसरी बात यहाँ पे लिख देंगे तो आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी या भाई अलग से कैलकुलेट करके धर लो अगर आपके पास कैलकुलेटर वाली व्यवस्था है तो सबको सॉल्व कर लेंगे तो आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन यू विल गेट 0.0154 उसके बाद बी पार्ट में आपको बड़ा आसान समझ गए हो कि थीटा निकालना है डेविएशन फॉर येलो कलर 40 डिग्री दे रखा गया है फॉर्मूला हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डी बाई वाई होता है ठीक है तो ये 0.0154 है थीटा निकालना है डी बाई वाई की वैल्यू 40 डिग्री है थीटा निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू 0.616 डिग्री आ जाएगा ठीक है कॉपी कर लीजिए